कल क्या हो गया था? डीसीएफ टेक्निक्स हो गया था क्या? बिल्कुल। अब क्या करना है? तो डीसीएफ की फुल फॉर्म डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अरे डीडीएम की फुल फॉर्म डीडीएम, डीडीएलजे नहीं, डीडीएम। हाँ, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ओके। अब वो ये फेज वेज, थ्री पेज मॉडल वगैरह ये सब तो ध्यान में रखने की चीज है क्या? विक्रम, नहीं ध्यान में रखने की चीज नहीं, छोड़ो। ठीक है ना? क्या करना है, वो ग्रोथ ही तो है, अलग अलग ग्रोथ है और क्या है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। आया था ना वो थ्री पेज वगैरह और अलग अलग ऐसा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम रिलेटिव वैल्यूएशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन में इक्विटी वैल्यूएशन चल रहा है। अब इसमें रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक, सर ये क्या है? सर रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक में जो पहला रेशियो हमको दे रखा है दैट इज पी रेशियो। पी रेशियो जानते हैं ना? हाँ सर जानते हैं ना? प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस एट 200 और उसका जो 12 मंथ्स का अर्निंग बता रहा है वो है ईपीएस 10 रुपए। तो स्टॉक का प्राइस 200 है, अर्निंग 10 रुपए है, तो उसका पी रेशियो कितना होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, बचपन में पढ़ा था ये, बहुत अच्छा, इजी लगता था हमको। समझते हो कि नहीं समझते हो? बिल्कुल सर, पी रेशियो मतलब फुल फॉर्म क्या पता है ना तुमको? ओहो, फुल फॉर्म है सर प्राइस अर्निंग रेशियो। फॉर्मूला भी पता है ना तुमको? एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। और आंसर किस में आता है, परसेंटेज में या टाइम्स में? टाइम्स में। किस में? टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? ओके, अर्निंग्स का कितना मल्टीपल मार्केट में रेट चल रहा है। तो इसने एग्जांपल में क्या बोला कि भाई मान लो हमारी अर्निंग्स है कितनी, 10 रुपए, और हमारा स्टॉक का प्राइस कितना है, 200 रुपए। तो उसके इसमें पी रेशियो क्या हो गया है, 20 टाइम्स। ओके, डन है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इससे क्या करवाएंगे, अभी देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पी रेशियो। पी रेशियो को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं? द पी रेशियो कैन बी डिराइव फ्रॉम द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से पी रेशियो कैसे डिराइव कर सकते हो? क्या पी रेशियो आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से डिराइव कर सकते हो? कभी सुना तो नहीं। विच इज द फाउंडेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हाँ, स्टॉक की वैल्यूएशन में तो काम आता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कल पढ़ा था। इन पी रेशियो, हाँ कर लेंगे ना सर। देखो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से पहले क्या आ जाएगा, शेयर का प्राइस आ जाएगा। शेयर का प्राइस और अर्निंग्स को कंपेयर कर लेना, पी रेशियो आ जाएगा। आया ना? ओके, या कुछ और भी तरीका है? हाँ कुछ और भी तरीका है। एक तो ये तरीका हुआ ना, कल के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस निकाल रहे थे ना, तुम पी जीरो निकाल रहे थे। हाँ सर, पी जीरो निकाल रहे थे तो शेयर का प्राइस निकाल लोगे। अर्निंग्स तुमको पता होगी, अर्निंग्स पता होगी तभी तो डिविडेंड पता था ना, D1/K-G। अर्निंग्स तुम्हें पता है, शेयर का प्राइस तुम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकाल लिए थे, तो पी डिवाइड बाय ई, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग करके तुम पी रेशियो फाइंड आउट कर लोगे ना। हाँ सर कर लेंगे। और कोई तरीका है क्या, छुटका फॉर्मूला? हाँ एक और है, तो कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और उसके लिए अपने को अपन सोचेंगे अरे यार ये डेटा से कैसे फाइंड आउट होगा पी रेशियो, देखेंगे क्या होगा। प्लीज नोट दैट दिस प्रोसेस डायरेक्टली अप्लाइज ओनली फॉर द कांस्टेंट ग्रोथ। ओके, ये केवल किस में अप्लाई होगा, ओनली फॉर द केस ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ। If a multiple growth model is applicable to the stock being considered, a different formulation from the one presented here will be needed. देखेंगे तो ये कांस्टेंट ग्रोथ में लगाएगा। इनफैक्ट यूजिंग द पी रेशियो फॉर मल्टीपल ग्रोथ रेट कंपनीज कैन बी मिसलीडिंग। भैया उस केस में आप नहीं कर पाओगे, मिसलीडिंग होगा एंड शुड बी डन विद केयर। अभी कहना क्या चाह रहे हैं सर, ये तो वही फॉर्मूला है ना पी वाला। हाँ ये तो वही फॉर्मूला है, D1/K
के माइनस जी। हाँ सर, ये पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन के माइनस जी। अब इस फॉर्मूला में ये क्या कर रहा है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। अब दोनों को क्या कर रहा है, अर्निंग से डिवाइड कर रहा है। किससे डिवाइड कर रहा है, अर्निंग से डिवाइड कर रहा है। अब अर्निंग से डिवाइड करने से सर क्या होगा, सर एक बार के लिए भूल जाओ कि कौन सा जीरो कौन सा डी वगैरह वगैरह, सिर्फ ये याद रखो, डी जीरो डी वन ये सब भूल जाते हैं, ठीक है। अब पी को तुम किससे डिवाइड कर दो, अर्निंग से। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर अर्निंग से डिवाइड हुई है तो राइट हैंड साइड भी तो अर्निंग से डिवाइड होगी ना। तो इधर डी अपॉन के माइनस जी, इस वैल्यू डी के डिवाइड में तुमको क्या करना होगा, अर्निंग्स रखना होगा। तो डी डिवाइड बाय अर्निंग्स, ये भी डिवाइड में हो गया ना, ओके। डी डिवाइड बाय अर्निंग्स, ओके। और अगेन वो डिवाइड बाय के माइनस जी तो था ही। अब इससे क्या होगा सर, पी डिवाइड बाय जो आपने ई किया वो तो बन गया है पी रेशियो, और जो डी डिवाइड बाय ई किया है, अर्निंग्स में से कितना डिविडेंड बांट देते हो, ई मतलब अर्निंग्स, अर्निंग्स में से कितना डिविडेंड बांट देते हो, बोले तो टीपी रेशियो। क्या बन गया वो, टीपी रेशियो। और डीपी रेशियो अपॉन के माइनस जी करोगे तो पी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा। टीपी रेशियो अपॉन के माइनस जी करोगे तो पी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा। सर कैसे, फॉर एग्जांपल टीपी रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, आपकी कंपनी जितना कमाती है उसका 40% बांट देती है, ओके। आपका एक्सपेक्टेशन 13%, ग्रोथ 3%, तो उस केस में आपका पी रेशियो क्या होगा। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भैया दिमाग खराब, भैया इससे पी रेशियो कैसे निकालेंगे, सर ने तो केवल सिखाया था एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। अब सोर्स ही नहीं है सर, क्या एमपीएस क्या ईपीएस, लीनियर का कोई सोर्स ही नहीं है, तो भैया फिर उस केस में क्या होएगा, ऑब्वियसली अब जो सिखाया है वो फॉर्मूला यूज करोगे। सॉल्यूशन, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या आएगा सर, डीपी रेशियो 40% डिवाइड बाय के माइनस जी 13 माइनस 3, तो 0.13, इसको 0.03 और इस 14% को भी 0.4 ले लो, कितना आएगा 0.4 डिवाइड बाय 0.10, दैट इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके। सर प्रूफ वेरीफाई कर लो। सर कैसे वेरीफाई करेंगे, एज्यूम अपनी अर्निंग्स कितनी है, एज्यूम अर्निंग्स इक्वल्स टू, एज्यूम अर्निंग्स इक्वल्स टू 100 रुपए। अब देखो 100 रुपए अगर तुम्हारी अर्निंग है तो तुम्हारा डीपी रेशियो कितना 40% ना, तो तुम्हारा डिविडेंड कितना होगा, डी कितना होगा 100 रुपए का 40% कितना 40 रुपए, ओके। अब डी 40 होगा तो पी कितना होगा 40 डिवाइड बाय के माइनस जी कितना होगा 400 होगा कि नहीं होगा। तो अर्निंग 100 रुपए और प्राइस कितना 400 रुपए, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो आएगा 4 टाइम्स आ गया था ना, ओके। तो सर ये वेरीफाई करके हमारे पास एक फॉर्मूला बना। तो इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है, पी रेशियो इक्वल्स टू डीपी रेशियो अपॉन के माइनस जी। इसको पूरा लिखना है क्या, तो ऐसे में लिख लो एक वीडियो, हाँ जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना कल तुम, उसी में एक कॉन्सेप्ट लिख लो, रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक के लिए पी रेशियो का कॉन्सेप्ट। मैं कोई E1 D1 करके तुमको कुछ नहीं बताया अभी, जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे।
अच्छा नीचे का भी दिखाना है, ठीक है। फॉर्मूला तक लिख लिया था। हाँ, लो एग्जांपल। ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या, हायर द हायर द पे आउट रेशियो, डैश विल बी द पी रेशियो। बताओ, पे आउट रेशियो अगर ज्यादा होगा तो पी रेशियो क्या होगा, हायर होगा कि लोअर होगा? हायर द पे आउट रेशियो डैश विल बी द पी रेशियो। पे आउट रेशियो क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपीएस अपॉन ईपीएस। बताइए, हायर द पे आउट रेशियो डैश विल बी द पी रेशियो, हायर और लोअर? क्या, हायर, क्योंकि डीपी रेशियो क्या है, न्यूमरेटर में है ना। जितना न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ेगा आंसर में, पी रेशियो उतना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। तो डीपी रेशियो जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे पी रेशियो भी बढ़ेगा, हायर द पी रेशियो। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, हायर द ग्रोथ रेट, हायर द ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो पी रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, हायर, ओके। ग्रोथ बढ़ेगा तो पी रेशियो भी बढ़ेगा। क्यों सर, वो तो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना ग्रोथ, अरे डिनोमिनेटर में माइनस हो रहा है ना, ठीक है ना, तो बढ़ेगा। अच्छा नेक्स्ट, एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, देन डैश विल बी द पी रेशियो, क्या होगा बताओ? दिस टाइम लोअर द पी रेशियो। देखो, अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, सुनना सब लोग, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ही तो डिस्काउंटिंग करते हो, प्रेजेंट वैल्यू सी रेट से निकालते हो, और जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता है वैसे वैसे प्रेजेंट वैल्यू कम आता है कि नहीं आता? शेयर का प्राइस कम होगा, शेयर का प्राइस कम होगा तो पी रेशियो भी कम होगा कि नहीं होगा? डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा, प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा तो भैया प्राइस कम आएगा, प्राइस कम आया मतलब पी रेशियो अपने आप कम हो गया। समझ में आ रही है वाली चीज? ओके, चलिए तो ये ऑब्जर्वेशंस भी हमने लिख ली। बढ़े आगे। हाँ जी।
हाँ जी, हो गया। यहां तक मैंने लिखवा दिया, जो भी लिखवाना था इन्होंने जो लिख रखा है वो अपन ने लिख लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर रखा है बट देख लो। इन्होंने 3 सिनेरियो दिया। फर्स्ट, फर्म विद नो ग्रोथ, दूसरा फर्म विद नॉर्मल ग्रोथ, और तीसरा फर्म विद सुपर नॉर्मल ग्रोथ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स 10 रुपए और एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5 रुपए। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 15% है। अब इससे आपसे क्या क्या कैलकुलेट करवाया वो देखो। सबसे पहले तो स्टॉक का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो क्या तीनों केसेस में? स्टॉक का प्राइस, हाँ सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 5 रुपए। पहला पहला तो ग्रोथ है ही नहीं, ग्रोथ है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा? जितना कमाते हो, हाँ डिविडेंड दे रखा है, ग्रोथ नहीं है तो डी अपॉन के ही कर दोगे बस, माइनस जी तो होगा ही नहीं तो डी अपॉन के ही कर दो। 5 डिवाइड बाय 0.15 शेयर का प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अगर ग्रोथ है 8% की तो आप क्या करोगे? 5 डिवाइड बाय के ही माइनस जी, तो शेयर का प्राइस आ जाएगा 71.43। और अगर ग्रोथ और ज्यादा है, ग्रोथ और ज्यादा है तो डी अपॉन हाँ के माइनस जी, शेयर का प्राइस 166.66। ओके, समझ में आया ये वाली चीज? यहां तक तो शेयर का प्राइस निकलवाया था, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दिया जी। फिर बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड मतलब आपने डिविडेंड से कितना कमाया। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डीपीएस अपॉन एमपीएस, डीपीएस अपॉन एमपीएस, हाँ सर डीपीएस अपॉन एमपीएस। और इसका क्या था? डी1 अपॉन के माइनस जी। तो जी नहीं हो तो भैया जी लेस नहीं करेंगे और क्या, डीपीएस अपॉन एमपीएस। अब आप डिविडेंड कितना दे रहे हो सर? 5 रुपए, और आपके शेयर का प्राइस कितना है? 33.33। तो 5 डिवाइड बाय 33.33 कर दो, डिविडेंड यील्ड आ गया 15%। अच्छा दूसरे में देखते हैं, 5 डिविडेंड मिल रहा है, शेयर का प्राइस कितना? 71.43, कितना? 7%। और तीसरे में शेयर का प्राइस 166 है, और 166 पे अगर आपने इन्वेस्ट किया और 5 रुपए आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपको डिविडेंड से कितनी कमाई होगी? 3%। डिविडेंड यील्ड रेशियो, समझ रहे हो? डिविडेंड यील्ड मतलब आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर आपने कितना परसेंटेज कमाया, डीपीएस अपॉन एमपीएस। सर हमारी एक्सपेक्टेशन तो 15% थी ना, कैसे पता चला? रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 15%। तो एक इन्वेस्टर कितना कमाना चाहता है? 15%। 15 में से फर्स्ट केस में पूरा 15% किससे मिल रहा है? डिविडेंड से मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो है ही नहीं ना, शेयर के प्राइस में ग्रोथ तो है ही नहीं, ग्रोथ नहीं है तो शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा नहीं, शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। अच्छा दूसरा केस, एक्सपेक्टेशन 15%, डिविडेंड के नाम पे कितना मिल रहा था? 7% मिल रहा था। इसका मतलब बाकी बचा 8% कैसे कमाएगा? ग्रोथ करके। तो शेयर का प्राइस जो 71.43 है वो 8% बढ़ के कितना हो जाएगा? 77.14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोई तुमसे पूछे शेयर का प्राइस बताओ जी, शेयर का प्राइस 1 साल बाद क्या होगा, तो 8% आप किससे कमाना चाह रहे हैं? आपकी ग्रोथ कितनी है? 8% है ना, तो ग्रोथ 8% तो 8% बढ़ जाएगा, सिंपल। ओके, तो ये 8% आपने किससे कमा लिया? कैपिटल गेन से कमा लिया। अच्छा 15 में से अगर तुम 3% डिविडेंड से कमा रहे हो, इसका मतलब बाकी के 12% ये जो तुम्हारी ग्रोथ है वो तुम्हारा शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तुम्हारा शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 166.66 प्लस 12%। समझ में आ रहा है ये चीज? नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हैं। ओके, अब बोला पी रेशियो बताओ। तो पी रेशियो तो अर्निंग्स कितनी थी? 10 रुपए थी ना, अर्निंग्स कितनी? 10 रुपए। शेयर का प्राइस देख लो अभी कितना है, 33.33 डिवाइड बाय 10, शेयर का प्राइस 71.10 डिवाइड 43 डिवाइड बाय 10, शेयर का प्राइस अगर 166.66 हो डिवाइड बाय 10, पी रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब हमको आते हैं, कहीं ना कहीं पूछे तो बता सकते हो ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि शेयर के एक्सपेक्टेशन अगर 15% है तो इंसान दो तरीके से कमाएगा, या तो डिविडेंड से कमा लेगा या शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आया? ओके चलिए
आगे बढ़ते हैं सर। पी रेशियो कैसे डिराइव हुआ है इसकी पूरी कहानी लिखी गई है। उनको कहानी सुननी है क्या? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला एज इंटरेस्ट रेट राइज, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा पी रेशियो डिक्लाइन होगा। ये तो हमने लिख लिया था ना, हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पी रेशियो क्या आएगा? डाउन होगा, क्योंकि रेट बढ़ेगा। अभी अभी एक न्यूज आई थी, फॉरेन यूएस के अंदर रेट कट हुआ, इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ। इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ तो इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन में जिनका वर्किंग जैसे इंफोसिस टीसीएस वगैरह, तो इन कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया। इस खबर से शेयर का प्राइस बढ़ा, क्यों? इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिजायर्ड रेट रिक्वायर्ड रेट कम हुआ ना, रिक्वायर्ड रेट कम होगा तो डिस्काउंटिंग कम रेट से करोगे, कम रेट से करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगा, फ्यूचर बेनिफिट्स का ज्यादा आ जाएगा। तो अगले दिन मार्केट में क्या हो गया, ये अभी थोड़े दिन की बात बता रहा हूँ, 5-7-10 दिन पहले की, सेंसेक्स ये इन्फोसिस और टीसीएस वगैरह शेयर और बढ़े थे, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन। मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को काम आती है, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है ये, ठीक है ना। यूज कैसे करते हो वो एक अलग, ठीक है ना, किस इंफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो हम बता ही सकते हैं ना। अब रेट कट हुआ, इंटरेस्ट रेट डाउन होगा, तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड रेट कम हो गया, रिक्वायर्ड रेट कम हो गया तो अपने आप क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सर बॉन्ड वैल्यूएशन आ गया, ओके। हाँ जी, बॉन्ड वैल्यूएशन क्या कह रहे हैं, उसने बोला था लास्ट चैप्टर में इक्विटी के बजाय बॉन्ड ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना, बोला था ना। क्यों? क्योंकि बॉन्ड के अंदर क्या होगा, तो आपको फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज मिलने वाला है। फ्यूचर कैश फ्लोज जो है आपके वो सर्टेन है कि नहीं है? हाँ सर, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा, तो सर्टेन है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो और आसान होता है, बिल्कुल। चलिए तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो तो पढ़ो, ठीक है ना, वरना मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, in comparison to equities, bond at first sight appear less glamorous and exciting। तुम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बॉन्ड में मोस्टली पर्सन किस में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे रिटर्न भी ज्यादा है। There is less uncertainty about the cash flows accruing to the bond holder as compared to the shareholder। यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, मतलब सर्टेनिटी अच्छी खासी होती है, कितना पैसा मिलना है तुमको पता होता है। ओके सर। The emphasis is therefore more on fine-tuned calculation and analysis. Such careful computation may not be worthwhile in equities because there is greater uncertainty about the numbers that one is working with। तो क्या भैया बॉन्ड में तो आसान होता है कैलकुलेशन करना, इक्विटी में आसान नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड में सर्टेनिटीज है और इक्विटी में अनसर्टेनिटीज है। टिपिकली बॉन्ड प्राइस फ्लक्चुएट लेस देन द इक्विटी प्राइस। हाँ सर, बॉन्ड के बजाय इक्विटी में तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है ना, आए दिन मार्केट में लोग ट्रेड करते रहते हैं, बट बॉन्ड के अंदर फ्लक्चुएशन इतना नहीं रहता। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हमको बॉन्ड का मार्केट वैल्यू देखना होता है तो मोस्टली हम तो ये कहते हैं अच्छा बुक वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। तो जैसे इंटर के अंदर डिवेंचर्स वगैरह के अंदर भी आप क्या पढ़ते थे, बुक वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, डब्ल्यूसीसी पढ़ा है ना। बुक वैल्यू इज कुछ ना बोले तो बुक वैल्यू क्या ले लेना, मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में इतना फ्रिक्वेंटली ट्रेड होते ही नहीं है। ओके, and the investor who desires superior performance has to be on the lookout for even small differential in the price and return। Okay, role of bond from the viewpoint of an investor, the portfolio of investor who is willing to take high risk to earn high return should opt for equities। जिसको हाई रिस्क लेना है, हाई रिटर्न चाहता है, वो क्या करेगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। On the other hand, the portfolio of investor whose only objective to minimize the risk, जो चाहता है भैया उसकी रिस्क कम हो जाए, बस इसका इस दिल का दर्द कम हो जाए, है ना, ये ना, रिस्क कम हो जाए। ओके, माइट कंसिस्ट होली फॉर द सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो ना, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में पैसा डूबेगा ही नहीं। ओके, एंड अदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक अच्छा जगह है, प्लेस है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कॉर्पोरेट बॉन्ड जहां पर रेटिंग क्या हो, ट्रिपल यू।
जरूरी नहीं है ट्रिपल ए, डबल ए के अंदर भी, ए के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रिपल ए तो क्या कहना, कौन देता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, हर बॉन्ड को क्या करती है, कंपनी को क्या करती है, उनके बॉन्ड को रेटिंग प्रोवाइड करवाती है, उस रेटिंग को देखकर आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, रेटिंग अगर अच्छी हो तो पैसा इन्वेस्ट करो, नहीं हो तो मत पैसा, ओके। क्राइसिल वगैरह और नाम सुने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ही तो है, ठीक है ना, ओके। चलिए सर कौन सी होती है एक बार बताओगे, हमारे सामने देखते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, सबसे पहला नाम ही क्या है, क्राइसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और कौन कौन है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इकरा, केयर लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, हाँ, एक्विट रेटिंग एंड रिसर्च, ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंफॉर्मेक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट, सबसे टॉप पे जो सब लोग जानते हैं ना, वो क्राइसिल, इसने किसको कितना रेटिंग दिया, ठीक है ना सर, ये खैर बॉन्ड से थोड़ा सा मैं हटके ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हारा भी तो ऐसा होता है ना, सिविल वगैरह, सिविल स्कोर का भी सुना है, नहीं सुना, ठीक है, जो लोन वगैरह लेते हैं ना, अगर आपको कोई पैसा लोन चाहिए तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिविल स्कोर अगर अच्छा नहीं है ना, तो भैया आपका, आपको लोन भी नहीं मिलेगा, आपको लोन भी नहीं मिलेगा। अब आपका सिविल स्कोर जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपको आपका क्रेडिट स्कोर पता चल जाएगा, लोन अगर सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो आपको लोन मिलेगा, वरना लोन नहीं मिलेगा सर, कितना, द क्रेडिट स्कोर जनरेटेड बाय सिविल रेंजेस बिटवीन 300 टू 900, 300 से 900 के बीच में रहेगा, wherein any score of 750 प्लस, अगर 750 प्लस है तो लोन अच्छे से मिलेगा, एंड क्लोज टू 900, 900 क्लोज तो रहना बहुत मुश्किल है, बट हाँ 750 प्लस अगर है तो भैया ये माना जाएगा कि आप अच्छे इंसान हैं, आप टाइम टू टाइम अपने लोन का पेमेंट करते हैं, और इसलिए हम आपको लोन दे सकते हैं। सर मैंने जिंदगी में आज तक कभी लोन लिया ही नहीं, मेरा सिविल स्कोर कितना, या तो जीरो या वन, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, जीरो होता है क्या, देखिएगा, पर्सन हैविंग नो लोन, what will be his CIBIL? Assign you score of 0 or -1. Score 0 means information about the borrower credit history is available for only up to a period of less than 6 months in total. ठीक है ना, और you have no or little previous borrowing history, आपके पास कोई borrowing history नहीं है, बताओ 0 से 750 तक पहुंचाना है तुमको, अगर तुमको लोन चाहिए, फिर ये कैसे होगा, बहुत सारे तरीके होते हैं सिविल जनरेट करने के, लोन ले लीजिए कहीं से मिले और उसका टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड से भी सिविल स्कोर, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो भी आपको सिविल स्कोर अच्छा हो सकता है, तो बहुत सारे तरीके हैं, तो अगर आपको लोन चाहिए इन फ्यूचर तो आपको सिविल स्कोर अच्छा चाहिए। खैर हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए, तो ऐसे ही क्या होता है, इनको सबकी पंचायती होती है, पहले कोई जमाना था जब लोन नहीं लेते थे ना इंसान, तो उसको अच्छा माना जाता था, या इसने लोन नहीं ले रखा, ये अच्छा बंदा है, इसको पैसा दे सकते हैं, लोन नहीं रखा मैं कैसे दूं, मैं लोन कैसे दूं, तुमने कभी लोन लिया ही नहीं आज तक, लोन का पेमेंट किया नहीं, मैं कैसे पता कर लूंगा कि तुम लोन का टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, इसलिए तुमको लोन नहीं दे सकते भाई, आजकल ऐसे लोग हो गए, लोन उसको दिया जाता है जिसने ऑलरेडी लोन ले रखा हो और जिसने टाइम टू टाइम पेमेंट कर रखा हो, ठीक है ना, चलिए खैर, तो इन ये सब लोग क्या करते हैं, इनको क्रेडिट रेटिंग देते हैं, वैसे ही बॉन्ड वगैरह को भी क्रेडिट रेटिंग मिलता है, ठीक है ना, अगर आप देखें तो क्रेडिट रेटिंग ऑफ
बॉन्ड्स। ट्रिपल ए बोला ना उसने, क्यों बोला? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड लो लेवल ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, ट्रिपल ए का मतलब। अच्छा, डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, वेरी लो डिफॉल्ट रिस्क, बहुत कम डिफॉल्ट रिस्क है। ए हो तो भी डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है, लो डिफॉल्ट रिस्क। ट्रिपल बी प्लस, ट्रिपल बी या ट्रिपल बी माइनस, थोड़ी बहुत रिस्क है, मॉडरेट। और बी, बी प्लस बी माइनस, हाई डिफॉल्ट रिस्क। तो अगर किसी बॉन्ड का तुमको क्रेडिट रेटिंग डबल बी मिलता है तो भैया वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ट्रिपल बी या उससे अच्छे वाले, अपग्रेड वाले ही आप लें। सी वेरी हाई, डबल सी हाई स्पेक्युलेटिव, सी हाई लेवल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, और डी का मतलब है करेंटली इन डिफॉल्ट। लगा दो तुम तो पैसा, ठीक है। चलिए, और ठीक है, चलो वो डिटेल में नहीं जा रहे अपन लोग कि कौन कौन से बॉन्ड है वगैरह वगैरह। कभी भी इन्वेस्ट करने का मन है तो रेटिंग देख कर इन्वेस्ट करें। Most of the investors adopt a middle path. These investors find that their investment need are modest and usually prefer less volatility in the return. These investors will be at advantage if corporate bonds are incorporated into their portfolio. अच्छा, क्या भाई एकदम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज मत लो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो, ये आपको रिटर्न भी देंगे और थोड़ा सिक्योरिटी भी देंगे इक्विटी के कंपैरिजन में। Unlike the stockholder who faces uncertainty regarding the rate as well as the return on investment, a bondholder receive interest payment regularly in respective of the profit of irrespective होना चाहिए, irrespective of the profit of the firm, since the payment of interest is an obligation on the part of the issuer. इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट तो अपने लिए क्या हो गया, फिक्स इनकम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, तो श्योरिटी हो गया। और इक्विटी पे डिविडेंड मिलता है भैया, वो उसका आता पता नहीं है। चलिए, तो और अगर कंपनी बंद हो जाए तो पहले पैसा किसका लौटाया जाएगा? पहले डेट होल्डर का लौटाया जाएगा, मतलब डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड होल्डर हो गए, इनका पैसा पहले लौटाया जाएगा, प्रेफरेंस का उसके बाद, और इक्विटी का और उसके बाद। इक्विटी का पैसा कोई लौटाता ही नहीं है। आर को मेरा पैसा खा गया, नहीं लौटाया ना, ठीक है ना तो कंपनी बंद करते हैं ना पैसा देते हैं, ठीक है ना। शेयर का प्राइस है 1 रुपया 1.5 रुपया, बेच लो। तो ऐसा चल रहा है, 60 रुपए में लिया था मैंने, ठीक है ना, और खूब सारे शेयर्स थे, शायद अभी भी 500 तो पड़े होंगे, तो 500 इंटू 60 कर लो, कितना होता है? 30,000। 30,000 का भी कितना हो गया? 500 रुपया, ठीक है। ये स्टार्टिंग टाइम का इन्वेस्टमेंट था, स्टार्टिंग टाइम जब आरकॉम बहुत एक नंबर कंपनी मानी जाती थी, अनिल अंबानी की कंपनी थी, रिलायंस कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, उस टाइम पैसा इन्वेस्ट किया था। उस टाइम जानते थोड़ा ना थे कि सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, बेचारा कितना सा तो पैसा होता था स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है ना, तो उसी पैसे को लगाया था। देखो क्या हालत की अनिल अंबानी ने। तुम लोगों को सिखा दूं कि सारा पैसा एक जगह मत लगाना, ठीक है ना। बढ़िया से बढ़िया कंपनी का कल पता नहीं है इक्विटी के अंदर, वहां पे बहुत रिस्क है। हाँ, म्यूचुअल फंड सेफ है, म्यूचुअल फंड सेफ है, वहां पे आपको कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा, तो कम मिल जाओ, मिलेगा जरूर। अगला स्कैम म्यूचुअल फंड में होगा। हाँ, हो तो सकता है, बट क्या होता है, डिपेंड करता है कि कहाँ होगा। म्यूचुअल फंड मैंने आपको क्या बोला, एसबीआई के लो ना, गवर्नमेंट के लोगे तो गवर्नमेंट का हाथ रहेगा ना उसपे, तो एसबीआई में इन्वेस्ट करो, क्यों इधर उधर फालतू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। क्योंकि क्या होता है, किसी चीज का बूम होता है तो वो क्या होता है, सब लोग ही, अगर मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो क्या हर्ष कहेगा, अच्छा सर अच्छा कमा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ। उसने भी क्या कर लिया, म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया। अब पीछे अगर कोई सपोर्ट ही नहीं है आपके पास उतना पैसा, हालांकि पूरा सेबी का रहता है हाथ पाथ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कभी कभी घपले होते हैं ना अंदर ही अंदर, हर्षद मेहता सबने देखी है ना, तो अगर घपले होगा तो ऑब्वियसली फिर वहां पे एक रिस्क राइज हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड सेफ है, ठीक है ना, सही है। बॉन्ड देखो, बॉन्ड आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, बिल्कुल सर, बॉन्ड पे हमको फिक्स्ड इनकम मिलता है, बिकॉज द इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट फॉर अ टिपिकल बॉन्ड आर स्पेसिफाइड एट द टाइम द बॉन्ड इज इश्यूड। जैसे ही बॉन्ड इश्यू किया जाता है, बता दिया जाता है भैया इस ड्यूरेशन में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, साल भर से मिलेगा, 6 महीने से मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा,
और इस साल के एंड में आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा। वो भी कितना मिलेगा पैसा, वो हम आपको बता देते हैं, अभी बता देते हैं। एंड फिक्स फॉर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। At the time of purchase, the bond buyer knows the future stream of cash flow to be received from the buying. मैं खरीदूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, and holding the bond to the maturity. Maturity तक रखूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये मुझे सब पता है। Bearing default by the issuer, these payment will be received at specified interval until the maturity. अगर वो default नहीं करेगा तो आपको time to time पैसा मिल जाएगा। However, if the buyer decide to sell the bond before maturity, अगर आप maturity से पहले बेचना चाहते हैं, the price received will depend on the level of interest at that time. तो आपको कितना पैसा मिलेगा वो उस टाइम की इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करेगा। भाई आपका बॉन्ड था 10% रेट वाला, आपका बॉन्ड था 10%, जब आपने खरीदा ना 5 साल के लिए बॉन्ड खरीदा और रेट क्या था 10%। अब 2 साल बाद ही मार्केट में रेट हो गया है 12%। मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो गया 12%। अब तुम्हारे बॉन्ड तो कौन से चल रहे हैं 10% वाले चल रहे हैं। अब तुम 2 साल बाद उनको बेचने जाओगे, सस्ते में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, सस्ते में बिकेगा। क्यों, तुम्हारे बॉन्ड पे रेट कितना मिल रहा है 10% और मार्केट में लोग कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं 12%। तो तुम्हारा बॉन्ड मार्केट के कंपैरिजन में लोअर कैटेगरी का हो गया कि नहीं हो गया, तुम्हारा बॉन्ड भी सस्ते में डिस्काउंट पे बिकेगा। लेकिन मान लो तुम्हारा 10% बॉन्ड था और 2 साल बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% हो गया। अब जो बॉन्ड इश्यू किए जा रहे हैं वो 7% रिटर्न प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो तुम्हारा बॉन्ड तो अच्छा है कि नहीं है, तो अच्छा था 2 साल पहले 10% वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब अगर तुम उसको बेचने जाओगे तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम पे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिकेगा। समझ आया। तो हमको देखना होता है मार्केट में बाजू वाले कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा शेयर का प्राइस या बॉन्ड का प्राइस आता है। वही तो देखते थे अपन लोग, किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो तुम पी फैक्टर के लिए जो रेट लेते हो वो रेट कौन सी होगी, तो मार्केट में चल रही है, तो मार्केट में चल रही है। क्लियर है, समझ आया। ओके भाई, ऑब्वियसली अगर 12% की बजाय 10% इससे 7% से डिस्काउंटिंग करेगा तो वैल्यू ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। लोअर द डिस्काउंटिंग रेट हायर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आती है वाली बात। ओके चलिए, अभी और नहीं आ रही तो अभी आ जाएगी। देखो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू पे कूपन रेट बोले तो इंटरेस्ट रेट हो गया। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट भी होता है, डिविडेंड रेट भी होता है, एक ही बात है। जो फिक्स पेमेंट मिल रहा है वो कूपन रेट। मैच्योरिटी होता है, रिडम्पशन वैल्यू होता है, ये सब नाम हमें पता है सर। मार्केट वैल्यू भी होता है, हाँ सर मार्केट वैल्यू भी होता है, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में कितने पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज द मार्केट वैल्यू। ओके, क्या मार्केट वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू से अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू अलग अलग हो सकती है। कॉल डेट क्या होता है सर, कॉल डेट ये क्या चक्कर है। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कॉलेबल होते हैं। अब ये कॉलेबल ये क्या झंझट है, जब कॉल कर लोगे जाना पड़ेगा। कॉलेबल मतलब दैट इज बॉन्ड विच कैन बी रिडीम्ड बाय द इश्यूअर प्रायर टू मैच्योरिटी। 5 साल के लिए इश्यू किया था, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल था, 5 साल बाद में आपको रिडम्पशन वैल्यू देने वाला था, लेकिन जो बॉन्ड इश्यू किया ना वो कॉलेबल बॉन्ड था। कॉलेबल बॉन्ड मतलब मैं उससे पहले भी कभी भी कॉल कर सकता हूं। आप मुझे आके बॉन्ड दे देना, मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा। तो बॉन्ड विच आर कॉलेबल, ये सब एमसीक्यूज में आ सकते हैं ना। तो बॉन्ड विच कैन बी रिडीम बाय द इश्यूअर, कभी भी उसका रिडम्पशन कर सकता हूं प्रायर टू मैच्योरिटी। द कॉल डेट लिखना होगा ना, रिप्रेजेंट द डेट एट विच द बॉन्ड कैन बी कॉल्ड। अच्छा कॉलेबल बॉन्ड है तो ऐसे नहीं रात को बन गया है कल आके दे जाना मेरा बॉन्ड, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, नहीं। तो कॉल डेट क्या होगा, लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, पहले से बताया हुआ होगा तुमको कि मैच्योरिटी डेट 5 साल है, कॉल डेट 2 साल है। तो मैच्योरिटी डेट तो 5 साल, अगर हम कॉल नहीं किए 2 साल के अंदर तो हम तुम्हारा पैसा 5 साल में तुमको देंगे। और अगर कॉलेबल बॉन्ड है 2 साल का कॉल डेट दे रखा है तो भैया हम 2 साल बाद भी आपसे कॉल कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल प्राइस, जिस रेट पर तुम कॉल करोगे वो कॉल प्राइस हो गया। अमाउंट ऑफ मनी द इश्यूअर हैज टू पे टू कॉल अ कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड पे के टाइम में आपको मैंने कहा कि आ जाओ जी बॉन्ड दे दो मेरे को मेरा और तुम अपना पैसा ले जाओ, तो वो जो रेट होगा वो कॉल प्राइस होगा। रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है सर, तो मार्केट में बाजू वाले दे रहे हैं वही तो हम चाहते हैं,
तो रिक्वायर्ड रिटर्न, तो इट इज द रेट ऑफ रिटर्न डिमांडेड करेंटली, रिटर्न डिमांडेड करेंटली बाय द इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर क्या डिमांड करेगा, कम से कम जितना बाजू वाला दे रहा है उतना तो डिमांड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। तो जो मार्केट रेट चल रहा है दैट इज द रिक्वायर्ड रेट। अब दो तरह की रिटर्न आपसे पूछी जा सकती है, एक तो यील्ड टू मैच्योरिटी, एक यील्ड टू कॉल। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या देखोगे, 5 सालों में, 5 सालों में तुमने कितना कमाया दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, और 2 साल कॉल डेट तक जो तुमने कमाया दैट इज यील्ड टू कॉल। ओके, द रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर वुड अर्न इफ ही बॉट अ कॉलेबल बॉन्ड, अगर वो आप कॉलेबल बॉन्ड खरीदते हो उस केस में आपका रिटर्न कितना रहेगा, एज इट्स करंट मार्केट एट इट्स current market price and held until the bond was called on the call date। तो भैया आज आप प्राइस देख लोगे कब तक कि कितना कमाओगे, रेट ऑफ रिटर्न आप कितना कमा लोगे अगर उसे कॉल कर लिया जाए तो। और यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा, अगर आप खरीदते तो आज हो और रखते कब तक हो उसको, मैच्योरिटी तक। तो जो रिटर्न तुमने कमाया दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। ओके, और यील्ड टू मैच्योरिटी नथिंग एल्स, इट इज सिंपली आईआरआर, सिंपली आईआरआर। तो आईआरआर के तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। कोई मुझे बोलेगा ना यील्ड टू मैच्योरिटी या यील्ड टू कॉल, ये सब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, आईआरआर। बस टाइम देखना पड़ेगा यील्ड टू कॉल और यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए। ओके, ये आईआरआर तो बहुत आता है बीच बीच में सर। हाँ, हम तो सोचे थे कैपिटल बस्टिंग में आएगा खत्म हो जाएगा, अभी थोड़े दिन पहले आईआरआर किधर आया था, MWROR, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, और आप सीएफआर में बोल ही चुके हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाओगे तो फिर आएगा, ठीक है ना। तो आईआरआर बहुत बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो थ्योरी चलेगा क्या ये बॉन्ड का, हाँ इसीलिए वो विक्रम उधर बैठा था। आज थ्योरी पढ़ाएंगे सर है ना, प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे तो इधर बैठूंगा, थ्योरी पढ़ाएंगे तो उधर बैठूंगा, ठीक है, इसे पहले से पता था। चलिए, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड एंड इंटरेस्ट रेट इज सेम कॉन्सेप्ट। ओके, अभी अपन इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोई तुमसे पूछ ले भैया जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, पता होना चाहिए ना, तो इंटरव्यू वाला ही पूछेगा बताओ जीरो कूपन बॉन्ड तो क्या होता है। जीरो कूपन बोले तो इंटरेस्ट जीरो नहीं दिया जाता, ठीक है ना। इश्यूड एट डिस्काउंट, सस्ते में आपको दिया जाता है, सस्ते में। ओके, रास्ते का माल सस्ते में, जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा, और रीपे कितना किया जाएगा, पूरा फेस, मतलब 100 रुपए वाला बॉन्ड है, मैंने आपको मान लो आपको दिया कितने पे, 90 पे दिया, 80 पे दिया, 70 पे, डिपेंड करेगा कितना ड्यूरेशन का है, कितना ड्यूरेशन का और मार्केट रेट का है। तो मैंने 100 रुपए वाला बॉन्ड मान लो आपको 90 पे दिया आज, एक साल बाद में आपको 100 रुपए दे दूंगा, एक साल बाद में आपको 100 रुपए दे दूंगा, बस इंटरेस्ट नहीं दूंगा। वो 90 रुपए आपसे लिए 100 रुपए आपको दूंगा, तो एक तरीके से इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, के लिए भी आप सीएफआर में पढ़ोगे भैया, ये जो आप कम रुपए ले रहे हो ना वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट है, ये भी क्या है आपका बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट है। ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, अरे तो इंटरेस्ट दे दिया ना, 90 का 100 दे दिया, और क्या चाहिए तुमको, हुआ कि नहीं हुआ। कहने को इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, बट सस्ते में आप, सस्ते में इश्यू किया जा रहा है, मैच्योरिटी पे पूरा वैल्यू दिया जा रहा है, तो वो एक तरीके से इंटरेस्ट ही तो हुआ। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द इश्यू प्राइस एंड रिडम्पशन रिप्रेजेंट द रिटर्न टू द होल्डर। 90 पे देके वापस मैंने आपको 100 रुपए दिए, 90 लेके 100 रुपए अगर मैं आपको दे रहा हूं तो 10 रुपए आपकी कमाई है कि नहीं है, बिल्कुल। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं सर, ऐसे बॉन्ड जिनको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ फिक्स कन्वर्जन प्राइस। इस रेट पर हम आपको क्या करेंगे, एक बॉन्ड के बदले एक शेयर देंगे, 2 शेयर देंगे, जो भी देंगे वो होगा। बेयरर बॉन्ड, जिसके हाथ में है उसका, इट इज एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट इश्यूड विदाउट रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ द होल्डर, होल्डर का नाम नहीं लिखा हुआ है। दीज आर वेरी रिस्की बिकॉज दे कैन बी आइदर लॉस्ट और स्टोलन, हाँ चुरा लिया जाएगा। ओके, रजिस्टर्ड बॉन्ड, भैया नाम लिखा होता है, रिकॉर्डेड बाय द इश्यूअर, ओनरशिप इज रिकॉर्डेड बाय द इश्यूअर, और बाय ट्रांसफर, अगर आप ट्रांसफर भी करते हो तो ट्रांसफर एजेंट आपका रिकॉर्ड रखता है कि भैया आपने किसको ट्रांसफर किया है, तो ये सेफ है, गुम हो जाने का तो टेंशन नहीं, पैसा तुमको ही मिलेगा। टर्म बॉन्ड ऑब्वियसली
कितने टाइम के लिए, टर्म ऑफ ईयर्स एंड सब लिखा होता है कि भैया 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, दैट इज टर्म बॉन्ड। सीरियल बॉन्ड्स ये क्या है? While issuing bonds, some corporate arrange them in such a way that specific principal amount become due on specified dates prior to maturity. रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में हो गया ना सीरियल बॉन्ड। क्या बोला? स्पेसिफिक प्रिंसिपल अमाउंट बिकम ड्यू ऑन स्पेसिफाइड डेट्स प्रायर टू मैच्योरिटी। तो मतलब कुछ प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ प्रिंसिपल का पोर्शन आप क्या कर रहे हो, मैच्योरिटी से पहले लौटा रहे हो, तो उन्हें सीरियल बॉन्ड बोल दिया। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट सुना होगा ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, नहीं सुना? ऐसे ही ये सीरियल बॉन्ड है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके प्रिंसिपल अमाउंट लौटाया जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद सर कॉलेबल बॉन्ड था, अभी पुटेबल बॉन्ड। एसएमएफएम जब कॉल पुट सीखोगे ना तब समझ में आ जाएगा, अभी सिखाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर वही तो है, कॉल और पुट का ही, फ्यूचर और ऑप्शंस, डेरिवेटिव का। क्या होगा सर? कॉल मतलब होता है खरीदना, कॉल मतलब सिंपल आसान भाषा में समझना खरीदना, और पुट ऑप्शन होता है बेचना, राइट टू सेल। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू परचेज। कॉल ऑप्शन क्या? राइट टू परचेज। और पुट ऑप्शन क्या? राइट टू सेल। अभी कॉलेबल बॉन्ड पढ़ा था ना अपन ने, कॉलेबल बॉन्ड पढ़ा था ना? हाँ सर। कॉल का आपने क्या बताया? कॉल मतलब राइट टू परचेज, डेरिवेटिव में बताऊंगा। कॉल मतलब होता है राइट टू परचेज या राइट टू बाय, ये लो। तो उसमें क्या पढ़ा था? कभी भी कंपनी उसको कॉल कर सकती है, कभी भी बोले तो डेट फिक्स होगा, कॉल डेट फिक्स होगा, उस पर कंपनी क्या कर सकती है? उसको कॉल कर सकती है। तो एबिलिटी ऑफ द इश्यूअर, यहाँ पे राइट किसके पास होता है? इश्यूअर के पास होता है कि भैया वो प्रायर टू मैच्योरिटी क्या कर सकता है? अपना ऑब्लिगेशन का पे ऑफ कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द इश्यूअर। कॉल कर सकता है, राइट टू बाय, खरीदने का, वापस अपने बॉन्ड को वापस खरीदने का उसके पास राइट होता है। और पुटेबल बॉन्ड मतलब सर आप डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, पुट ऑप्शन मतलब होता है राइट टू सेल, बेचने का राइट। बेचने का राइट किसके पास होगा? ऑब्वियसली बॉन्ड किसका? तुम्हारा, तुमने पैसा देके खरीदा है, तो बेचने का राइट भी हमारे पास है। तो पुटेबल बॉन्ड ग्रांट द बॉन्ड होल्डर, यहाँ पे बॉन्ड होल्डर के पास राइट होता है राइट टू सेल द इश्यू बैक टू द इश्यूअर एट पार वैल्यू ऑन डेजिग्नेटेड डेट्स। इसके लिए भी डेट डिसाइड होता है ना, ऐसे नहीं कभी भी मूड है और आ गया कि हाँ मेरे पास पुटेबल बॉन्ड है, मैं आज बेचने आया हूँ। जो भी डेट्स डिसाइडेड है इस दिन को आप बेच सकते हैं, उस दिन आप, आपके पास राइट है बेचने का, दैट इज पुटेबल बॉन्ड, मैच्योरिटी से पहले। समझे क्या? कॉलेबल बॉन्ड मतलब मैच्योरिटी से पहले मैं आपसे कॉल कर सकता हूँ कंपनी, ठीक है ना। पुटेबल बॉन्ड मतलब मैच्योरिटी से पहले आप आकर उसे बेच सकते हैं, लेकिन दोनों के केस में डेट्स क्या रहेगा? प्री डिसाइडेड रहेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे। अरे सर कितने हैं बॉन्ड? हाँ यहाँ तक है। एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एक्सचेंजेबल बॉन्ड क्या है सर? इट ग्रांट द बॉन्ड होल्डर द राइट टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर द कॉमन स्टॉक फॉर अ फर्म अदर देन दैट ऑफ द इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड। सर कन्वर्टिबल बॉन्ड भी तो यही थे, फोकस करना। कन्वर्टिबल बॉन्ड में आपको क्या कर रहा हूँ? बॉन्ड के बदले शेयर दे रहा हूँ अपनी कंपनी के। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड होल्डर के पास राइट है टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर द कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक मतलब वही इक्विटी शेयर, अदर देन दैट ऑफ द इश्यूअर। मेरी इक्विटी नहीं, और कंपनी के इक्विटी शेयर्स के बदले, मतलब बॉन्ड के बदले में आपको क्या करूंगा? किसी और कंपनी का इक्विटी शेयर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये एक्सचेंजेबल बॉन्ड हुआ। कन्वर्टिबल में मैं आपको अपनी ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ। ओके, कभी भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। फिक्स रेट बॉन्ड, पता है सर इसमें कूपन रेट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, स्टेटेड रेट होता है, फिक्स्ड होता है, हर साल सेम रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। हाई यील्ड बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड मतलब रिटर्न ज्यादा देंगे कि नहीं देंगे? दे आर बॉन्ड दैट आर रेटेड बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, दे आर आल्सो कॉल्ड जंक बॉन्ड। इनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है? लोअर रेट प्रोवाइड कराती है, रेटेड बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं होते हैं। हाई यील्ड, भैया एक बात बताओ, रिस्क ज्यादा होगी तो रिटर्न ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो रिस्क वहां पे ज्यादा है तभी वो हाई यील्ड, हाई यील्ड का मतलब होता है ज्यादा रिटर्न देने वाले को, और ज्यादा रिटर्न कब देगा? वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा, डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होगा। ओके, तो दे आर जंक बॉन्ड। मॉर्गेज बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जो कि क्या होता है? सिक्योर्ड होता है थ्रू अ लीन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जिसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी हो वो क्या हो गया? मॉर्गेज बॉन्ड हो गया।
ठीक है ना, मतलब अगर मैं इस पंखे को बेचूंगा तो पहले तुम्हारा पैसा दूंगा, ठीक है ना। पंखा देख रही है कितने में बिकेगा, अच्छा एसी का पैसा देख लेना यार, है ना। तो मतलब कोई भी कोई एसेट के रिगार्डिंग मैंने क्या कर रखा है, सिक्योर कर रखा है, दैट इज मॉर्गेज बॉन्ड। सबऑर्डिनेटेड, सबऑर्डिनेटेड नाम से पता चल रहा है कैटेगरी में कम होगा, लोअर प्रायोरिटी देन द सिक्योर्ड बॉन्ड, सिक्योर्ड बॉन्ड से क्या होती है, इनकी प्रायोरिटी कम होती है, सबऑर्डिनेटेड, ओके। और डिबेंचर्स, अदर बॉन्ड्स एंड द जनरल क्रेडिटर, अच्छा सबके नीचे सबऑर्डिनेटेड, सबके नीचे सिक्योर्ड डेट, डिबेंचर, अदर बॉन्ड, जनरल क्रेडिटर्स ऑफ द शेयर, सबसे नीचे रखा गया सबऑर्डिनेटेड। पैसा बाद में देंगे तुमको, पहले बाकी सबका पैसा, पहले इसका पहले बाकी सबका पैसा फिर आपका पैसा, सबऑर्डिनेटेड। गारंटीड बॉन्ड, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, परपेचुअल, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं मिलेगा, ओके, नो मैच्योरिटी डेट। ग्लोबल बॉन्ड, ऑब्वियसली bond that are designed so as to qualify for the immediate trading in any domestic capital market, किसी भी कंट्री में वो ट्रेड हो सकते हैं, any domestic capital market and in the euro market are called global bond. easy exit bond, जल्दी से निकल जाओ, easy exit मतलब आसानी से exit, कैसा है, these are bond which provide easy liquidity, कभी भी बेचकर निकल सकते हो, and exit route to the investor by way of redemption or buyback facility where investor can get the benefit of ready encashment in case of need to withdraw before the maturity, maturity से पहले पैसा तुमको जरूरत है तो ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करो जो इजी एग्जिट रूट प्रोवाइड करवाते हो, ओके। चलिए ऑप्शन बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, these are cumulative and non-cumulative bond where interest is payable on maturity or periodically. Redemption premium is also offered to attract investor, ये छोड़ो कर दिए, डबल ऑप्शन छोड़ो। फ्लोटिंग रेट, जैसे एक फिक्स रेट था वैसे ही फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग रेट क्या होता है, रेट फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है ना। हियर इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड एंड इज अलाउड टू फ्लोट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, जो मार्केट में रेट रहेगा हम आपको दे देंगे, बढ़ेगा तो तुमको मिल जाएगा, कम होएगा तो तुमको मिल जाएगा, ओके, ठीक है सर। इन्फ्लेशन बॉन्ड इन विच इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, महंगाई भी तो बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहने से कैसे होगा, हर साल महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इंटरेस्ट रेट भी, तुम्हारा कूपन रेट भी बढ़ता जाएगा, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। ये फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला हमें सीखना है क्या, अरे कभी और सिखाएंगे, और जगह काम आएगा ये, वैसे तुमने सीख रखा है, अगर तुमने कैपिटल बस्टिंग पढ़ रखा है, कैपिटल बस्टिंग में आया था क्या ये, 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1 इक्वल्स टू नॉमिनल डिस्काउंट रेट, -1 नहीं किया था, -1 नहीं किया था तो फिर पता है आंसर क्या आया था, आंसर आया था 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट, ठीक है, याद है, रियल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड विद द रियल डिस्काउंट रेट, नॉमिनल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड विद द नॉमिनल डिस्काउंट रेट, याद आया, इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा तो वो नॉमिनल होगा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट एक्सक्लूड है वो तो रियल होगा, अरे अरे जाके रिकॉल करना कभी, इसने कैपिटल बस्टिंग नहीं पढ़ा है, मान लो पोर्टफोलियो से ही शुरू किया है, कोई बात नहीं, जब कैपिटल बस्टिंग पड़ेगा तब आ जाएगा, डन। चलिए अब कल बहुत हो गया, अब बॉन्ड की कैलकुलेशन कल सीखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।